हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स। अगर आपको भी हमेशा थकान महसूस होती है, चक्कर आता है या फिर कमज़ोरी लगती है, तो इसका एक कॉमन कॉज हो सकता है ब्लड डिसऑर्डर्स, जिसमें ब्लड एनीमिया मेन हो सकता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का ये हम लोगों का 21वां लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ब्लड एनीमिया? ब्लड एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन लेवल इज लोअर देन नॉर्मल, reducing the oxygen carrying capacity of blood and leading to inadequate oxygen supply to body tissue। ब्लड एनीमिया में क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसीज की सतह पर पाया जाता है। और इसका क्या काम होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। देन ऑक्सीजन कैरी करके जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। बट एनीमिया में क्या होता है, ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, तो कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा ये। और जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको इनएडिक्वेट सप्लाई होती है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं वो थके हुए होते हैं, मतलब बॉडी में थकान रहती है, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है। देन WHO ने हीमोग्लोबिन की कट ऑफ के अकॉर्डिंग एनीमिया को डिफाइन किया है। देखते हैं ये क्या है। अगर जो बच्चे होते हैं उसमें 6 मंथ से अगर 5 साल तक के बच्चे हैं और उसमें हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL से अगर कम पाया जाता है तो वो एनीमिया में आते हैं। देन अगर 5 साल से 11 साल तक के बच्चे हैं और उसमें हीमोग्लोबिन अगर 11.5 ग्राम पर DL से कम है तो वो एनीमिक होंगे। देन अगर 12 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं और उसमें हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर DL से कम देखने को मिलता है, देन वो भी एनीमिया में आएंगे। नॉन प्रेग्नेंट वीमेन है, अगर मोर देन 15 ईयर्स है तो हीमोग्लोबिन लेस देन 12 ग्राम पर DL अगर उनमें होगा तो वो एनीमिक में होंगे। प्रेग्नेंट वीमेन अगर लेस देन 11 ग्राम पर DL से अगर हीमोग्लोबिन कम आ रहा है उनका, तो फिर वो एनीमिया में आएंगे। मैन अगर मोर देन 15 ईयर्स के मैन है और हीमोग्लोबिन लेस देन 30 ग्राम पर DL आ रहा है तो वो भी एनीमिया में ही आएंगे। देन ICMR के अकॉर्डिंग एनीमिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ICMR इन्होंने 3 कैटेगरीज में एनीमिया को डिफाइन किया है, जिसमें आता है माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया एंड सीवियर एनीमिया। देखते हैं माइल्ड एनीमिया क्या होता है। अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन और मेन हैं, हीमोग्लोबिन 10 to 10.9 ग्राम पर DL आ रहा है तो माइल्ड एनीमिया में आएंगे। देन प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसमें 10 to 11 ग्राम पर DL अगर आ रहा है हीमोग्लोबिन, तो वो भी किस में आएगा? माइल्ड एनीमिया में आएगा। देन मॉडरेट एनीमिया क्या होता है? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड मेन, हीमोग्लोबिन 7 to 9.9 ग्राम पर DL अगर आ रहा है तो फिर वो किस में आएंगे? मॉडरेट एनीमिया में। देन प्रेग्नेंट वुमेन है अगर और हीमोग्लोबिन 7 to 9.9 ग्राम पर DL आ रहा है तो वो भी किस में आएंगे? मॉडरेट एनीमिया में आते हैं। सीवियर एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 7 ग्राम पर DL आ रहा है तो फिर वो किस में आएंगे? सीवियर एनीमिया में आते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनीमिया, जिसमें सबसे मेन कौन सा होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया दे रखे हैं, इसमें सबसे जो मेन होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है एंड वाइवा क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा आता है। टाइप्स ऑफ एनीमिया में क्या क्या है? पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। देन आता है हेमोलिटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब इन टाइप्स को हम लोग 1 by 1 करके कवर करेंगे। आइए देखते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दोस्तों, क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? अगर बॉडी में एनीमिया आयरन की कमी की वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? पहला, इनएडिक्वेट डाइटरी आयरन इनटेक, अगर कोई अपने खाने में आयरन को कम ले रहा है या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस हुआ है, किसी भी रीजन से उसका ब्लड लॉस हुआ है। माल एब्जॉर्प्शन, अगर प्रॉपर तरीके से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई या फिर विटामिन C की कमी है, उसकी वजह से प्रॉपर आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। देन इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? इसमें होगा फैटीग, वीकनेस, पैलर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिजीनेस। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा? इसमें लो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो सकता है, लो हीमेटोक्रिट देखने को मिलेगा, लो सीरम फेरेटिन देखने को मिलता है एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज देखने को मिलेंगी। देन ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ओरल आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। अगर एडल्ट हैं तो उसमें 150 to 200 mg एलिमेंटल आयरन पर डे दिया जाता है। फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट एंड फेरस फ्यूमरेट, इनकी फॉर्म में आयरन को दिया जा सकता है।
अगर बहुत ज़्यादा नीड है या बहुत कम हीमोग्लोबिन रह गया है तो आईवी आयरन थेरेपी इफ़ इंडिकेटेड, अगर इंडिकेटेड है तो आईवी आयरन थेरेपी भी दी जा सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं और पेशेंट को विटामिन सी के साथ में एम्प्टी स्टमक आयरन लेने के लिए एडवाइस करते हैं। देन देखते हैं विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? तो अगर एनीमिया विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण हो रहा है तो ये विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? पुअर डाइटरी इनटेक, अगर कोई अपनी डाइट में विटामिन बी ट्वेल्व बहुत कम ले रहा है या फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, या फिर कोई मेडिकेशन ऐसी है जिसकी वजह से विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सो थकान हो सकती है, कमजोरी लग सकती है, टिंगलिंग एंड नमनेस, ये इसका मेन साइन एंड सिम्टम्स होता है, टिंगलिंग एंड नमनेस। अगर एनीमिया विटामिन बी ट्वेल्व की कमी की वजह से हो रहा है तो बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होगी और नमनेस महसूस होगी। देन ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस किसको बोलते हैं? स्वॉलन टंग, अगर पेशेंट में स्वॉलन टंग देखने को मिल रही है तो इसका रीजन हो सकता है विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया। देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करेंगे? इसमें लो सीरम विटामिन बी ट्वेल्व देखने को मिलता है, मैक्रोसाइटिक आरबीसीज देखने को मिलेंगी। जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था उसमें माइक्रोसाइटिक आरबीसीज देखने को मिल रही थी, बट जो विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इसमें मैक्रोसाइटिक आरबीसीज देखने को मिलती हैं। देन एलिवेटेड मिथाइल मेलोनिक एसिड देखने को मिलेगा, एलिवेटेड हीमोसिस्टीन देखने को मिलता है इसमें। सो इसके ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? इसमें ओरल विटामिन बी ट्वेल्व सप्लीमेंट्स दे सकते हैं या फिर आईएम या सबक्यूटेनियस विटामिन बी ट्वेल्व के इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं। देन देखते हैं फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है दोस्तों? जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उस दौरान अगर फोलिक एसिड प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो उसकी वजह से फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है। देन इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? पुअर डाइटरी इनटेक है, माल एब्जॉर्प्शन है, या फिर इंक्रीज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इसके कॉजेज आते हैं। देन इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? सो फीचर्स ऑफ एनीमिया, मतलब जो एनीमिया में देखने को मिलता है वो सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। माउथ सोर्स हो सकते हैं एंड स्वॉलन टंग, ग्लोसाइटिस देखने को मिल सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा? इसमें लो सीरम फोलेट लेवल देखने को मिलता है, मैक्रोसाइटिक आरबीसीज देखने को मिलेंगी। ट्रीटमेंट में क्या करना है? तो इसमें ओरल फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन किया जाता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फोलिक एसिड के जो डोज होते हैं वो दिए जाते हैं पेशेंट को। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। सो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज क्या होता है? इसका रीज़न कोई क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है, अगर कोई डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे टाइम से है, कोई किडनी की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है जो कि बहुत लंबे टाइम से है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? एनीमिया देखने को मिल सकता है। कॉजेस क्या है इसके? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रोनिक किडनी डिजीज़, या फिर अगर पेशेंट को कैंसर है तो भी एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ देखने को मिल सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा? सो इसमें नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज देखने को मिलती हैं। लो सीरम आयरन, जो सीरम आयरन होगा वो कम होगा। इंक्रीज्ड फेरेटिन, फेरेटिन लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? जो भी अंडरलाइंग डिजीज है उसको ट्रीट करेंगे, एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स दे सकते हैं इन सेलेक्टेड पेशेंट। देन हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? हीमोलिटिक एनीमिया में जो आरबीसीज होती है उनका ब्रेकडाउन बढ़ जाता है जिसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी सेल्स, जो आरबीसी सेल्स होगा उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ा हुआ है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी, जैसे सिकल सेल डिजीज हो गया, थैलेसीमिया हो गया, कोई भी ऑटोमिन डिजीज हो सकती है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ड्रग इंड्यूस हीमोलिसिस, किसी भी ड्रग की वजह से अगर उसका ब्रेकडाउन बढ़ गया है आरबीसीज का तो भी हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। देन साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके? तो अगर आरसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें जॉइंटिस देखने को मिलता है, डार्क यूरिन देखने को मिलेगी, थकान होगी, पैल्पिटेशंस देखने को मिल सकती हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलेगा? रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, एलडीएच लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हिपेटोग्लोबिन कम देखने को मिलता है, और अगर डायरेक्ट कूम्स टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं इसमें? तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, और कोई भी जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ख़त्म कर सकते हैं।
देन देखते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। सो क्या होता है ए प्लास्टिक एनीमिया? इसमें जो बोन मैरो होता है वो प्रॉपर अमाउंट में आरबीसीज का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। सो इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं? बोन मैरो फेलियर हो सकता है, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, कोई कीमोथेरेपी हो सकती है, या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, एरिथ्रोपोइटिन देंगे, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो देते हैं, ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है वो दिया जाता है। सो अब देखते हैं थैलेसीमिया। सो क्या होता है थैलेसीमिया? डेफिनेशन क्या है इसकी? एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं इसमें? जो एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, बोन की डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं, स्पेशली इन थैलेसीमिया मेजर। अगर दो टाइप्स के थैलेसीमिया होते हैं, एक होता है थैलेसीमिया माइनर, एक होता है थैलेसीमिया मेजर। सो बोन डिफॉर्मिटीज मेजरली थैलेसीमिया जो मेजर होता है उसमें देखने को मिलती है। सो डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलता है इसमें? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी जो होती है वो देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं? सो इसमें रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, आयरन केलेशन थेरेपी दे सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को। देन सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है? इसमें जो हीमोग्लोबिन बी जीन होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एस बन जाता है, और जो आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं। सिकल शेप की होने के कारण वो क्या करती है? जो भी आर्टरीज या ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देती है, स्टिकी हो जाती हैं और वहाँ पर चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं कैरी हो पाता है, और बॉडी टिश्यूज जो है उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कॉज क्या होता है इसका? म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन बी जीन प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन एस। ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन एस बना लेता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सो पेन क्राइसिस देखने को मिलेगा, फैटीग थकान देखने को मिलती है, जॉइंटिस देखने को मिल सकती है, swollen ऑफ हैंड्स एंड फीट, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, डिलेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, जो बच्चे की ग्रोथ है वो डिले हो जाएगी। सो क्या क्या देखने को मिलेगा? पेन हो सकता है, थकान, पीलिया हो सकता है, हैंड्स और फीट जो इनकी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, और जो बच्चों की ग्रोथ है वो डिले हो सकती है। डायग्नोसिस में क्या देखने को मिलता है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, सिकल सेल टेस्ट करेंगे एंड जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सो इसमें पेन मैनेजमेंट करेंगे, हाइड्रोक्सी यूरिया दे सकते हैं, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, बोन मैरो और स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। देन लाइफस्टाइल मेजर्स में क्या आएगा? मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। पेशेंट का जो हाइड्रेशन वो एडिक्वेट मेंटेन करना है, जो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया है वहाँ पे जाना अवॉइड करना है, मॉनिटर करना है और ट्रीट करना है। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उनको जल्दी ही ट्रीट करना है। अब देखते हैं पेशेंट को कब कब रेफ़र करना है। अगर पेशेंट को रिकरेंट बार बार एनीमिया आ रहा है या फिर क्रोनिक एनीमिया देखने को मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर पे रेफ़र कर देना है। एनीमिया अगर मल्टीपल टाइम्स हो रहा है या फिर कॉज जो है वो अननोन है, उसका कॉज नहीं पता चल रहा किस वजह से एनीमिया हो रहा है, तो भी पेशेंट को रेफ़र कर देना है। अगर मेडिकेशन इंड्यूस्ड एनीमिया देखने को मिल रहा है और अगर पेशेंट को सीवियर एनीमिया देखने को मिल रहा है और उसको स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है तो भी उसको तुरंत रेफ़र कर देना है। सो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने ब्लड एनीमिया को डिटेल में कवर किया, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, इसका क्लासिफिकेशन देखा, इसका आईसीएमआर क्लासिफिकेशन देखा, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े हम लोगों ने, उनके कॉजेज़ पढ़े, उनका डायग्नोसिस पढ़ा, उनका मैनेजमेंट पढ़ा एंड रेफरल को कंप्लीट किया। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।